यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस यूपी उपचुनाव नहीं लड़ सकती। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद की सीट ऑफर की थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर जीत की कम संभावना को देखते हुए अब कांग्रेस ने फैसला लिया है। कांग्रेस के इस फैसले के पीछे महाराष्ट्र चुनाव भी एक वजह है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी लड़े और बदले में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर बड़ा दावा ना करे। अब महाराष्ट्र में 1 या 2 सीट पर एसपी चुनाव लड़े और बाकी सीट पर कांग्रेस का समर्थन करे। ऐसे में यूपी में ऑफर की गई दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है, जिसका कांग्रेस समर्थन करेगी। विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, क्या ये इससे पहले की गई डिमांड की पूरा ना करने की वजह से लिया गया फैसला, या महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए एक और सेटलमेंट? नहीं, देखिए सुरभि, इस पूरे मामले में इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को जानती है। कांग्रेस एक परसेप्शन के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव लड़ती है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस का बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और जब उसने 5 सीटें मांगी थी जहां पर जीत की 2-4-10% संभावना थी, वो सीटें नहीं मिली, और वो सीटें मिली जहां पर कहीं 4 दशक से, कहीं माफ करें, कहीं 2 दशक से कांग्रेस जीती नहीं है। ऐसे में उन सीटों पर लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में इस नए फॉर्मूले को इजाद किया कांग्रेस ने कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करे और यूपी में हम आपसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो दोनों का तालमेल बराबर हो जाएगा। और यहां महाराष्ट्र में जहां अच्छी स्थिति में है कांग्रेस, वहां कांग्रेस लड़ ले, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां अच्छी स्थिति में है वहां समाजवादी पार्टी लड़ ले। इस फॉर्मूले को दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस फॉर्मूले को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये अलग की बात है, लेकिन यह जरूर है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कम से कम 6 सीटों पर लड़ना चाहती है, जहां पर 2 उसके सीटें एमएलएज हैं। 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले कर दी गई है। ऐसे में कांग्रेस के इस ऑफर पर समाजवादी पार्टी क्या बोलती है यह देखना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को नहीं लड़ने का कांग्रेस ने फैसला किया है। शुक्रिया विपिन पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट की। दिल्ली को दहलाने की जो बड़ी साजिश अंजाम दी गई, एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई है। रविवार को रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। अब इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान मौका वारदात से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो बड़ी साजिश की तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। और सोर्सेस के हवाले से एक बार फिर से आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, क्योंकि रोहिणी धमाके में आईडी के इस्तेमाल को लेकर खबर है। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जिस तरीके से धमाके की जांच कर रही है, उसी को लेकर जानकारियां सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाके की जांच में जुटी हुई है। और देखिए, इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, आपको बताएं, दिल्ली धमाके में पाकिस्तानी कनेक्शन होने का अब शक है। धमाके में विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका है। पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनल पर वीडियो डालकर धमाके का दावा किया गया है। मैसेज पाकिस्तान से कई टेलीग्राम चैनल पर बाकायदा सर्कुलेट भी किया गया। और दिल्ली धमाके में पाकिस्तान कनेक्शन पर भी बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को अब चिट्ठी लिखी है और वायरल पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने डिटेल्स जानने की कोशिश की है, जानकारी मांगी है। हालांकि वायरल पोस्ट में दिल्ली ब्लास्ट का इशारा जिस तरीके से किया गया था, वो भी जांच में एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको देखते हुए जांच का दायरा बढ़ेगा। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अब दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर वायरल पोस्ट को लेकर जानकारी मांगी है। तो किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का कनेक्शन अब सामने आ रहा है, यह आपको बताते हैं। सवाल ही उठ रहा है कि दिल्ली धमाके के पीछे क्या पाकिस्तान का हाथ है। पूरी जानकारी आपको देते हैं बिग वॉल के जरिए। यहां पर आप देखिए, पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली धमाके की चर्चा, जो रोहिणी में ब्लास्ट हुआ इसकी वहां पर चर्चा है। धमाके के पीछे विदेशी ऑपरेटिव्स का हाथ होने का शक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर, जो पाकिस्तान में टेलीग्राम चैनल, इस पर वीडियो डालकर बाकायदा धमाके का दावा किया गया है। मैसेज पाकिस्तान से कई टेलीग्राम चैनल्स पर सर्कुलेट भी किया गया और इसी से पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आ रही। कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं पर अपडेट को भी शेयर किया गया। दिल्ली धमाके के पीछे आईएसआई की भूमिका की भी इस वक्त जो जांच है वो एजेंसियां कर रही हैं। एजेंसियां सभी मैसेजेस की बारीकी से इस वक्त तफ्तीश कर रही है। और पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, एक तो खबर यारी की आईडी का इस्तेमाल किया गया, यह हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें अब पाकिस्तान के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। क्या डिटेल्स है आपके पास इसको लेकर?
किया गया है। पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, यही पहाड़ी है जो एक रूट रहा है। इससे सारी चीज़ों को सर्कुलेट किया गया है और बाकायदा पाकिस्तान के जो कई हैंडल्स है वहां पर भी इस चीज़ों को सर्कुलेट किया गया है, जिसमें दिल्ली धमाके की वीडियो को शेयर किया गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ होने का भी इस वक्त एजेंसीज को शक है। पुलिस कोई भी ऐसा सिरा है उसको नहीं छोड़ना चाहती है, हर एक सबूत के सिरे को पकड़ करके इस वक्त आगे बढ़ रही है। कई अलग अलग एंगल है जिस पर जांच करी है, जिनमें खालिस्तानी एंगल भी काफी ज्यादा अहम हो चुका है। इसके अलावा नक्सली एंगल को भी लेकर के पुलिस चल रही है, क्योंकि लगातार सीआरपीएफ नक्सल्स के ऊपर एक्शन तेज कर रही है और ऐसे में नक्सल भी इस चीज को बदला लेने के लिए उन्होंने भी अटैक किया। और ये सीआरपीएफ स्कूल है और इसीलिए यहाँ पर धमाका किया गया, ये भी एंगल है। इसके अलावा कोई शरारती तत्व ना हो, इसको भी नकार नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आईएसआई से जुड़ा हुआ मामला, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में टेलीग्राम के कई अलग अलग हैंडल्स के ऊपर जो दिल्ली धमाके की वीडियोस थी उन चीजों को सर्कुलेट किया गया और उसके बारे में तमाम सारी बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं एनआईए, स्पेशल सेल और इसके अलावा जो एनएसजी ने जांच की है उसको लेकर के अब गृह मंत्रालय भी काफी ज्यादा इस पूरे मामले में बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में ब्लास्ट किसने किया, क्यों किया, वजह भी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जरूर था, लेकिन ये ब्लास्ट एक ऐसी जगह पर हुआ जहां ना उस वक्त कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन अगर ये सैटरडे का दिन होता तो यहाँ पे बच्चे भी हो सकते थे और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है या फिर हिंदुस्तानी कुछ दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ पुनीत। तो पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी जो जांच वो एजेंसियां कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब दिल्ली धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो जिस तरीके से सामने आया है, TV9 भारतवर्ष के पास धमाके का ये सीसीटीवी वीडियो है। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास कल हुए धमाके की ही ये तस्वीर देखिए। और आइए आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं धमाके से पहले और धमाके के बाद की तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही। दो तस्वीर यहां पर आप देखिए, एक तस्वीर यहां पर आप देख धमाके से पहले की तस्वीर है। आवाजाही हो रही है, सब कुछ सामान्य आपको यहां पर नजर आ रहा है। दो गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई है, यहां से देखिए टू व्हीलर सब गुजरते नजर आ रहे हैं। और धमाके के बाद क्या हो, जैसे धमाका होता है एक सामने सीसीटीवी जो कैमरा लगा था उसने सब कुछ कैप्चर किया और जो ये सीआरपीएफ स्कूल की दीवार है वो आपको नजर आ रही है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है, काफी हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था और जानकारी है कि आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उनके भी शीशे चकनाचूर हो गए। ये खबर सामने आई और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हालांकि TV9 पर अब दिल्ली धमाके के चश्मदीद की बात सुनिए। धमाके की बहुत तेज आवाज आई और धमाके के बाद धुएं का गुबार भी उठता नजर आया। सिलेंडर फटने जैसी आवाज लग रही थी। मैंने नया कैमरा लिया था तो मैं उसका कैमरा लेंस ट्राई कर रहा था, फोकस वगैरह उसका चेक कर रहा था, तो तभी अचानक से ये ब्लास्ट होता है और सब कुछ हिला देता है। ब्लास्ट इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सबको एक डर की लहर महसूस होती है, क्योंकि वो नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। आसपास का जो माहौल था वो काफ़ी ख़राब था। बिल्डिंग के शीशे टूट गए थे जो वहाँ से 20 मीटर दूर बिल्डिंग्स थी। दीवार टूट गई थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ और गड्ढा हो गया है। गाड़ियाँ टूट गई, गाड़ियों के शीशे टूट गए और दुकानों के बोर्ड टूट गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था। तो दिल्ली ब्लास्ट के पीछे शुरुआती तफ्तीश में कई थ्योरी सामने आ रही है। यह हम आपको बता रहे, दिल्ली ब्लास्ट क्या कोई संदेश इसके जरिए दिया गया है? धमाके के लिए सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार को ही क्यों चुना गया? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धमाके का मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था क्या? यह भी अपने आप में एक सवाल है। रविवार की वजह से स्कूल बंद था, वहां पर आवाजाही नहीं थी। संदिग्ध ने धमाके के लिए सुबह का वक्त चुना। करीब सुबह 7:45 के आसपास ये धमाका होता है। सेंट्रल दिल्ली या फिर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर इस बॉम्ब को प्लांट नहीं किया गया। जांच एजेंसियों को कच्चे बम यानी कि जो क्रूड बॉम्ब है इसके इस्तेमाल का शक है। अमोनियम फॉस्फेट और कुछ केमिकल्स मिलाकर इस बम को तैयार किया गया, इस बात का भी शक है जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है। वहीं दिल्ली धमाके को लेकर सियासत भी कैसे शुरू हो गई है, देखिए। आज दिल्ली में वो हाल हो गया है जो एक समय बॉम्बे में होता था कि अंडरवर्ल्ड का राज है, गैंगस्टर्स का राज है। कल शाम को वेलकम इलाके में 60 राउंड गोलियां चली हैं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया।
ये क्या हो रहा है दिल्ली में? मामले की जांच हो रही है और बड़ी तेजी से सभी जांच एजेंसी यहाँ मौके पर आई हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं। तो इस धमाके को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ अब शेयर करते हैं। बिग वॉल का सीधे रुख करते हैं। कब हुआ, कैसे इस धमाके को अंजाम दिया गया? सुबह 7:47 का वक्त, रविवार यानी कल यह धमाका हुआ रोहनी में। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया, सील किया गया। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। धमाके के बाद घरों के शीशे भी टूट गए, आसपास जो इमारतें हैं। मौके से मिला सफेद पाउडर, इसकी तफ्तीश की गई। जांच में इस वक्त जो कौन कौन सी एजेंसियां वो जुटी हुई है, एनआईए की बात करें, तफ्तीश की जा रही है। एनएसजी बम निरोधक दस्ता तुरंत वहां पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टेरर यूनिट भी तुरंत वहां पर पहुंची, जो इस जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। सुरभि, पुनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके से सामने आ चुका है, कौन कौन सी जांच एजेंसियां पूरे मामले को लेकर जांच कर रही हैं, इस बीच एंगल को देखते हुए, अलग अलग एंगल्स को देखते हुए कैसे लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रहा है, कैसे इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है पुनीत? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पीछे आप पूरा सुराख देख रहे हैं दीवार के अंदर, यही धमाका यहीं पर हुआ था। और धमाका इतना हाई इंटेंसिटी का था कि दीवार पूरी तरीके से टूट गई थी। अब देश की जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो मौके पर पहुंची थी। जो एनएसजी के बॉम्ब के स्क्वाड के हेड थे जमाल, उनको यहां पर बुलाया गया था। और जब यहां पर जांच की गई तो यहां पर सफेद पाउडर मिला, इसके अलावा कुछ कांच के टुकड़े मिले, एक तार का वायर मिला था और बताया ये भी जा रहा, सूत्र कह रहे हैं कि एक पेंसिल सेल भी मिला था। ये तमाम जो रिकवरीज उन्होंने की थी, इसको अब एफएसएल में भेजा गया है। उन चीजों की जांच की जाएगी कि सबसे पहले ये कि सफेद पाउडर क्या था। दूसरा, ये सीसीटीवी के जरिए पिछले 24 घंटे का जो डंप डेटा था मोबाइल नेटवर्क का, उनको पुलिस ने रिकवर किया था, जिस डंप डेटा से यह पता चल सके कि आखिर कौन कौन से नंबर एक्टिव थे, कहां पर उन नंबरों से बात हो रही थी, क्या पाकिस्तान में भी उन नंबरों से बातचीत की जा रही थी और वहां से कोई इनको यहां पर इंटीमेट कर रहा था। ये तमाम चीजें हैं एंगल्स की, जिसके जरिए अब पुलिस उस धमाके के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाह रही है। दूसरा, जब आसपास कुछ सीसीटीवी लगे हुए थे तो उन सीसीटीवी में क्या बम रखते हुए या कोई जाते हुए संदिग्ध नजर आया है, उन तमाम सीसीटीवीज को भी लगातार चेक किया जा रहा है। अगर यहां पर कुछ धमाके जैसी चीज, बम जैसी चीज रखी गई थी तो वो कब रखी गई, उसके टाइमिंग को पता करने के लिए किसने रखी, उसका चेहरा पता करने के लिए सीसीटीवी काफी ज्यादा अहम कड़ी हो रही है। और इसी सीसीटीवी में ये धमाका होता हुआ भी खासतौर से नजर आया है। चलिए, लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन पर पुनीत नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से। गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की मौत हो गई। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी पूरे इलाके में। सोनमर्ग के पास गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ और बताया जा रहा है कि टारगेटेड किलिंग है, जिसको आतंकवादियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया है। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने रविवार रात हमले को अंजाम दिया। हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। आतंकी हमले में 5 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। सभी मजदूर टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। और आइए अब आपको पूरी घटना समझाते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल आतंकी हमले से दहल गया जम्मू कश्मीर एक बार फिर से। यहां गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में आतंकी हमला हुआ। रात करीब 8:15 पर आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया है एक बार फिर से। टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह जानकारी सामने आ रही है। तो कश्मीर में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, 7 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अब इंफॉर्मेशन देखिए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, आपको बता दें इसमें सेफ्टी मैनेजर फहीमन नासिर और साथ ही जो कि बिहार के निवासी हैं, उनको लेकर खबर सामने आई है। मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला
और साथ ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि बिहार के निवासी एमडी हरीफ और डॉक्टर शाहनवाज जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, कलीम जो कि बिहार के निवासी हैं, और जो डिज़ाइनर हैं उनका नाम बताया जा रहा है शशि एब्रोल जो जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं, साथ ही गुरमीत सिंह पंजाब के रहने वाले। महराज अहमद हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। 7 लोगों की मौत की जानकारी तो हमने दे दी महराज, लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद किस तरीके से अभी तक जानकारी साझा की गई है? बिल्कुल सुरभि, बता दें कल शाम की घटना है और इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र को अगर हम कहें जो कि गगनगीर का इलाका है उसके आसपास करीब 7-8 किलोमीटर को जो है सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में लेके रखा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम गांधरबल में है और यहाँ पे ही बिल्कुल मीडिया को कुछ दूरी पे रखा गया है, हालांकि अनुमति नहीं दी जा रही है वहाँ तक पहुँचने की। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आउटर कॉर्डन जो है वो रखे गए हैं और तरीके से हर एक प्रयास से यही दिखाया जा रहा है कि जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नाके लगाए गए हैं और यहाँ पे ही जो है मीडिया को भी रोका गया है। निसंदेह ये एक कोशिश की जा रही है। वहीं पे सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस घटना में अब एनआईए जो है वो जांच करेगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि 12 बजे के बाद जो है एनआईए की टीम यहाँ पहुँच सकती है और इस घटना की जो है पूरी तहकीकात जो है एनआईए करेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके को कल से ही जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, जबकि इस घटना में 5 अन्य जो मजदूर हैं वो घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में, और कुछ के लापता होने की भी खबरें हैं। लेकिन अभी तक जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये कुल मिलाकर अगर कहें तो ये उस टाइम जो है अटैक किया गया था जब ये मजदूर जो थे वो मेस में थे और खाने की तैयारी चल रही थी। तो उसके बाद से जब से ही ये अटैक हुआ है पूरे इलाके को इसके बाद जो है कॉर्डन किया गया है। हालांकि अभी तक जो है हमलावरों का कोई पता नहीं है, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ रखा गया है ताकि हमलावरों को दबोचा जाए। जी सुरभि। महराज आप हमारे साथ बने रहिए और इस एक बार फिर से जो टारगेट किलिंग हुई है इसको लेकर और क्या जानकारी है? कब टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से 20 अक्टूबर 2024 जो गांधरबल में ये हालिया घटना हुई है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हो गए। इससे 4 दिन पहले की बात करें 16 अक्टूबर को भी क्या हुआ? शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई। एक बार फिर से गैर स्थानीय को ही यहां पर टारगेट पर लिया गया। 18 मई 2024 शोपिया में बीजेपी नेता की हत्या की गई। 18 मई 2024 को ही पहलगाम में जयपुर से आए दंपति पर फायरिंग की गई। 17 अप्रैल 2024 को क्या हुआ? अनंतनाग बिहार के कामगार की हत्या की गई। हालांकि 8 अप्रैल 2024 जब श्रीनगर दिल्ली के कैब ड्राइवर की हत्या को अंजाम दिया गया। इसके अलावा 7 फरवरी 2024 जब हब्बा कदल सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या को लेकर भी खबर सामने आई थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, अब आतंकवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बड़ी बात की गई है। जवानों की बदौलत 10 साल से कश्मीर में शांति है, घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती। विगत 1 दशक के अंदर कश्मीर वामपंथी उग्रवाद और उत्तर पूर्व के ये तीनों क्षेत्र जो अशांति के लिए सालों से हमारे लिए चिंता का विषय बने थे, ये 10 साल में हमारे जवानों के कर्तव्य के चलते, हमारे जवानों के कर्तव्य परायणता के चलते आज हम उसमें करीब करीब संपूर्ण शांति प्रस्तापित करने में सफल हुए हैं। मगर आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा,
और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। और जम्मू कश्मीर को दहलाने वाली नापाक साजिश को लेकर खुलासा, आतंकियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, नकली प्रोफाइल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी इस्तेमाल। हालांकि दक्षिण कश्मीर में ऐसे मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी आई है, इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो घाटी को दहलाने की नापाक साजिश क्या सामने आई है, क्या खुलासा, और आप देखिए आईएसआई का प्लान डिकोड हुआ है। आतंकवादियों की भर्ती के लिए बकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआई की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवादियों की भर्ती हो रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का बकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। नकली प्रोफाइल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्रेन वॉश करने के लिए भड़काऊ वीडियो दिखाए जाते हैं। ग्रुप से जुड़ने वालों को भड़काऊ साहित्य पढ़ाया जा रहा है। सैयद कुतुब नामक चरमपंथी से जुड़ा साहित्य इन्हें पढ़ाया जा रहा है। कुतुब की विचारधारा ने कई कट्टरपंथी संगठनों को प्रभावित किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस जाने वाले हैं और उनकी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें पाकिस्तान को है। उसके नेता भारत से मिन्नतें कर रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने को मंजूरी दे दें। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पाकिस्तान आखिर क्यों ब्रिक्स में शामिल होने को बेकरार है? क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है? देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने पाले पोसे आतंकियों की मुरव्वत पर एससीओ की मेजबानी की और अब उसकी नजरें रूस के कजान पर है, जहां ब्रिक्स का सम्मेलन होना है। वो ब्रिक्स जिसका भारत संस्थापक सदस्य है, जहां हमारे देश का वीटो चलता है। लेकिन अब पाकिस्तान भी इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए बेकरार है। जाहिर है इसके पीछे चीन की शह है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या पाकिस्तान की आरजू भारत मान लेगा? क्या जो संगठन दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, उसमें एक तंगहाल और तबाह पाकिस्तान को जगह मिल पाएगी? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान में होने जा रहे ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में मिल जाएंगे, जहां इस संगठन में शामिल होने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 30 अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक पाकिस्तान भी है। रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक पिछले महीने 18 और 19 तारीख को पाकिस्तान की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने का समर्थन किया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दुनिया भर में वायरल हो गई कि भारत से सदाबहार और स्थायी दोस्ती की कीमत पर रूस ने ब्रिक्स में पाकिस्तान को जगह देने का मन बनाया है। लेकिन यह आधा सच था, क्योंकि पूरा सच ये है कि ब्रिक्स में बिना आम सहमति के किसी देश को जगह मिल ही नहीं सकती, जो रूसी उप प्रधानमंत्री ने भी बताई। उन्होंने इस्लामाबाद में ही साफ साफ कहा कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने की अर्जी दी। ब्रिक्स और एससीओ एक दूसरे की मदद करने के लिए भाईचारे वाले संगठन हैं। लेकिन सच ये भी है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए सर्वसम्मति अनिवार्य है। जाहिर है पाकिस्तान की ब्रिक्स वाली मुराद तभी पूरी हो सकती है जब भारत इसके लिए राजी हो। यानी भारत की रहम पर ही पाकिस्तान को ब्रिक्स में जगह मिल सकती है, जो समझदार पाकिस्तानी भी मानते हैं। ब्रिक्स क्या है, इसे समझने के लिए आपको 23 साल पहले फ्लैशबैक में जाना होगा, जब 2001 में अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के पहले इंग्लिश लेटर को संक्षेप में ब्रिक लिखा और इन देशों को ग्लोबल इकोनॉमी का नेता करार दिया। जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच समिट से इतर चारों देशों के नेता पहली बार औपचारिक तौर पर मिले और फिर उसी साल ब्रिक की नींव पड़ी। जून 2009 में रूस में पहला ब्रिक समिट हुआ। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल होने का न्योता मिला। इसके बाद 2011 में चीन के सानिया में ब्रिक्स बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक ये मंच पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है, जिसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मानते हैं। एक वक्त था जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की तूती बोलती थी। सच ये है कि आज भी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर अमेरिका ही है, लेकिन अब उसके एकाधिकार को ब्रिक्स से चुनौती मिली है। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया तो उसे G8 से बाहर कर दिया। ऐसे में उसके बाद ब्रिक्स की अहमियत और बढ़ गई। अभी इसी साल 1 जनवरी को ही ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान,
इजिप्ट और इथियोपिया को भी शामिल किया गया है। जो पहले ब्रिक्स था वो अब ब्रिक्स प्लस बन चुका है। दुनिया के करीब 30 और देश इसमें शामिल होने की कतार में है। क्योंकि मौजूदा दौर में ब्रिक्स प्लस के 10 देशों की जीडीपी पूरी दुनिया की 36% है। ब्रिक्स ने 2015 में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की, जो बेहद आसान शर्तों पर सदस्य देशों को लोन देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कर्ज की शर्तें बेहद कठिन हैं। पाकिस्तान का वजूद IMF के कर्ज पर ही टिका है, लेकिन उसे इसके एवज में भारी भरकम टैक्स लगाने समेत कई ऐसे अनचाहे फैसले लेने पड़े हैं, जिसकी वजह से इस देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लोग भुखमरी की कगार पर हैं, भीख मांगने को मजबूर है। पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है उसे आप ऐसे भी समझिए कि 2023-2024 में इस देश की जीडीपी 2% पर सिमट चुकी है। जीडीपी का करीब 75% कर्ज है। ऐसे में अब पाकिस्तान को ब्रिक्स से ही उम्मीद है, लेकिन इसमें भारत का वीटो पावर आड़े है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैरवाह चीन उसे इस फोरम में शामिल करने की कोशिशों में लंबे वक्त से लगा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसके पीछे दोनों देश साजिश की नई खिचड़ी तो नहीं पका रहे? चीन और पाकिस्तान में काफ़ी घनिष्ठता है, तो चीन भी ये चाहेगा कि ब्रिक्स में पाकिस्तान के एडमिशन से उसको डिप्लोमेटिक डेप्थ मिले। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक खटाई में है और वो उसको आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत है। भारत ब्रिक्स में है और चीन में भी ब्रिक्स में है। इस तरह से अगर पाकिस्तान भी ब्रिक्स में आता है तो उसको लगेगा कि भारत के साथ वो एक बराबरी के स्तर पर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आ गया है। क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को शह देना बंद नहीं करेगा, तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ब्रिक्स के जरिए भारत से बातचीत का वैकल्पिक रास्ता खोलने की भी हो सकती है, लेकिन क्या उसका यह मकसद पूरा हो पाएगा? इसका जवाब सिर्फ 48 घंटे में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आधी दुनिया युद्ध में फंसी है। रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका और नेटो देशों को भारी पड़ रहा है। अरब में लगी आग ने भी जो बाइडेन को बड़ा तनाव दे रखा है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तनाव को मौके की तरह ले रहे हैं। शी जिनपिंग ताइवान को हड़पने की जल्दबाजी में है, इसलिए अब वो PLA की छावनियों में जा रहे हैं, चीन के वॉर मशीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इन सब के बीच जिनपिंग ने ड्रैगन सेना को कौन सा बड़ा आदेश दे दिया है, ये रिपोर्ट आप देखिए। PLA रॉकेट फोर्स यूनिट, अनहुई प्रांत, पूर्वी चीन। चीन के राष्ट्रपति और चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग अचानक एक मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति ने युद्ध के लिए PLA की तैयारियों का जायजा लिया। रॉकेट लॉन्चर देखे, मिसाइल लॉन्चर देखे, युद्ध के दौरान काम आने वाली सैन्य उपकरणों का खुद निरीक्षण किया और उसके बाद शी ने चीन के सैनिकों को एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद PLA के सैनिक काफी देर तक तालियां बजाते रहे। शी जिनपिंग अचानक युद्ध की तैयारियां देखने क्यों पहुंच गए? उन्होंने खुद वॉर मशीनों का निरीक्षण क्यों किया और अपने सैनिकों से क्या कहा, यह आपको बताएंगे। PLA रॉकेट फोर्स का सैनिक कह रहा है कि वो पूरी शक्ति से उस काम को पूरा करेंगे जो उन्हें शी जिनपिंग ने सौंपा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने PLA को बड़ा आदेश दिया है। शी जिनपिंग ने PLA को मजबूत और तैयार रहने को कहा है। शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से कहा है कि वो युद्ध की तैयारियों को जल्द पूरा करें। शी जिनपिंग ने सेना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की बात कही। रॉकेट फोर्स की ब्रिगेड के सामने जिनपिंग ने अनुशासन की जरूरत पर भाषण भी दिया। जिनपिंग ने यह भी कहा कि युद्ध के बदलते तरीकों पर बारीकी से नजर रखें और उसके हिसाब से रणनीति बनाएं।
18 अक्टूबर को शी जिनपिंग ने पीएलए रॉकेट फोर्स के सैनिकों के साथ मुलाकात की। 19 अक्टूबर को उन्होंने पीएलए के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान सीसीटीवी ने रिपोर्ट दी है कि शी ने सेना के अधिकारियों को सैनिकों में जंग लड़ने की क्षमताएं विकसित करने का ऑर्डर दिया है। संकेत साफ है, शी जिनपिंग बड़ी जंग छेड़ने वाले हैं। ये जंग ताइवान के साथ होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ताइवान के आसपास चीन ने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। 14 अक्टूबर को चीन ने ताइवान के पास लड़ाकू जेट, ड्रोन, युद्धपोत और तट रक्षक जहाजों को तैनात किया था। पिछले 2 सालों में यह चौथा मौका है जब चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया है। पीएलए नेवी के वॉरशिप अब भी ताइवान स्ट्रेट में है। चीन के फाइटर जेट्स बार बार ताइवान का चक्कर लगा रहे हैं। बार बार चीन ताइवान के आसपास शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब तक इसे ताइवान को डराने की कोशिश माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से शी जिनपिंग ने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा और जोश बढ़ाने वाला भाषण दिया, उससे अंदेशा मजबूत हो रहा है कि शी जिनपिंग बहुत जल्दी ताइवान पर हमला कर दें और उसे चीन की मुख्य भूमि में मिलाने का आदेश देने वाले हैं। पर सवाल यह है कि अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाने के डर से अब तक ताइवान पर हमला करने से बच रहा चीन अचानक युद्ध की तैयारियां क्यों कर रहा है? क्या उत्तर चीन सागर के देशों में अस्थिरता और तनाव का फायदा उठाकर ताइवान को हड़पना चाहता है? इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल ईरान के तनाव के बीच फंसे अमेरिका की स्थिति का फायदा उठाकर जिनपिंग ताइवान को हड़पना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका को बहुत महंगा पड़ रहा है। करीब 3 साल से जारी इस युद्ध का सच यही है कि यूक्रेन में रूस का सामना अमेरिका और नाटो के हथियारों से हो रहा है। युद्ध का बेशुमार खर्चा अमेरिका उठा रहा है। पिछले 1 साल से अमेरिका अरब में सुलग रही जंग को संभालने में भी लगा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जंग बढ़ने का पूरा अंदेशा है। ये जंग भी अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने वाली है।